एनपीए घट के भी आ सकते हैं येस बैंक के। खैर इस आखिरी नोट पे आपने येस बैंक के नतीजों का इनफैक्ट के चैप्टर को क्लोज किया, लेकिन इन दोनों में से अच्छी अपॉर्चुनिटी कौन सी है, येस बैंक या फिर इनफैक्ट अगर आप देखें और कोई भी विकल्प है हमारे पास? मयूरेश जोशी है इस पर बात करने के लिए। मयूरेश, कल नंबर्स जिस कंपनी के आए देखिए उसमें एक्सिस बैंक था, उसके बाद अगर आप देखें ड्यूरिंग द मार्केट आज का मारुति आया, शानदार क्लोजिंग मारुति दी काफी अच्छी खासी, और आज आपका येस बैंक पे सबकी नजर है। आपकी राय में इस वक्त चेस करने लायक इनमें से जो स्टॉक्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे बेहतरीन स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको? मॉर्निंग वीरेंद्र जी, अगर आप एक्सिस बैंक के नंबर्स एनालाइज करें तो मुझे लगता है जो इन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए हैं 22,800 करोड़ के जो राइट ऑफ शायद हो सकते हैं अगले 8 क्वार्टर्स में, आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है मेरे ख्याल से, क्योंकि आई थिंक दे आर प्रॉब्ली गिविंग यू द एंटायर डिस्क्लोजर लिस्ट दैट कैन पॉसिबली स्लिप ओवर द नेक्स्ट 8 क्वार्टर्स। दूसरी बात, आई थिंक जो निम में एक सरप्राइज आया था, एक्सिस बैंक 18 बिप्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा था, जैसे कासा रेशियो में इंप्रूवमेंट देखी थी, रिटेल एडवांसेस में इंप्रूवमेंट देखी थी, कोर बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। तो मुझे लगता है आई थिंक इवन एट द करंट प्राइस टू वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्सिस बैंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। येस बैंक ने स्ट्रीट को सरप्राइज किया है लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के साथ, नो 525, नो एसडीआर, उनकी जैसे एसेट क्वालिटी आई थिंक स्टेबल रही है, और जैसे एक्सपेक्टेशंस है कि एसेट क्वालिटी स्टेबल रह सकती है क्वार्टर में भी, लोन ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 21-22%, एडवांसेस ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 25% फॉर द लास्ट क्वार्टर। आई थिंक उम्मीद यही की जा रही है कि क्रेडिट ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रह सकता है, वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो निम्स है वो मेंटेन किए जा सकते हैं, और वैल्यूएशन से 2 times प्राइस टू बुक भी मुझे अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे लगता है लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैन रियली डू वेल। जहां तक मारुति का सवाल है, आई थिंक रियलाइजेशंस इंप्रूव्ड क्वार्टर ऑन ईयर बेसिस एज वेल, और इसका प्राइमरी रीजन पब्लिक कॉम्पैक्ट सेल्स का जो प्रोडक्ट मिक्स था विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 45-50%, आई थिंक दैट इज इंप्रूव। जो वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस है मेरे ख्याल से 9-10% अगर मानसून अच्छे होते हैं, और जो 35-40% जो रूरल इनकम आता है, आई थिंक इट शुड होल्ड वेल फॉर मारुति। तो मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स काफी अच्छे थे, और एक पॉजिटिव मोमेंटम मारुति में भी देखा जा सकता है। जी चलिए आज के ऑप्शन स्ट्रैटेजी को समझ लेते हैं, यानी 2 स्टॉक ऑप्शंस जिन पर आज आप बेट कर सकते हैं। बताइए वीरेंद्र। जी देखिए, आज वी टू वेल्थ ने हमारे साथ 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजी शेयर करी है, और इनको लगता है कि आर पावर में तेजी आ सकती है। आर पावर के चार्ट्स पे आइए एक बार जरा, और इन्होंने दरअसल ये स्टॉक कल डे हाई पे बंद हुआ 2.25% ऊपर, और इसको देखते हुए इन्होंने मई में, याद रखिए अप्रैल में तो कुछ बचा नहीं है, मई की आपको 55 की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, और करीब 2 रुपए में 2 रुपए 10 पैसे में कॉल खरीदिए। 5 रुपए का लक्ष्य होगा, स्टॉप लॉस करीब करीब आपको 1 रुपए का लेके चलना है। 55 रुपए की स्टॉप लॉस, ये 55 रुपए की कॉल ऑप्शन का मई में ट्रेड करना है आपको। और दूसरी कॉल है आज की, वो है अरविंद। यहां पर भी तेजी संभव है। वी टू वेल्थ को लगता है कि अरविंद, जो कि कल ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद पूरे दिन ऊपर ही टिका रहा, आपको लगभग 290 की कॉल खरीद के चलनी है। 12 रुपए में खरीदिए, आपके पास बहुत समय है, एम्पल टाइम। 25 रुपए के लक्ष्य के लिए 7 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आज वी टू वेल्थ की ये दूसरी कॉल है। राकेश, इसमें से आप पावर में से, अरविंद में से, और इनफैक्ट आपको बेहतरीन ट्रेड कॉल लगता है, और एक मैं आपको स्कोप और देता हूं कि अगर एडीएजी में ही कुछ और पिक करना है आर पावर के सिवा, तो कौन सा पिक करेंगे आप? देखिए, अगर एडीजी में पिक करना है तो आर पावर एक अच्छा विकल्प है, रिलायंस कैपिटल काफी अच्छा लगता है, और अरविंद जिसका आपने जिक्र करा, कल काफी समय बाद बड़े चार्ट्स पे बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तीनों स्टॉक्स मेरे हिसाब से एक अच्छे टेक्निकल ट्रेड हैं। अरविंद लिमिटेड, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, तीनों को मौजूदा स्तरों पे बाई किया जा सकता है। जी राकेश, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो लगातार बायस के रडार पर हैं। कल के सत्र में फिर से हमने अच्छी खरीदारी देखी थी। ग्रुप फाइनेंस इनफैक्ट कल लीड कर रहा था, 7-8% गेन्स के साथ क्लोज हुआ था। अभी टेक्निकल अप्रोच आपकी क्या रहेगी ग्रुप फाइनेंस? देखिए दिवाली, ग्रुप फाइनेंस में कल एक बड़ा मूव देखने को मिल चुका है, और अगर आपका ट्रेडिंग का नजरिया होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन पे ट्रेड करना चाहिए। जब स्टॉक एक्यूमुलेशन में हो तब बाय करना चाहिए। कल एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। अगर आप ट्रेडिंग के नजरिए से बाय करते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। किसी के पास पोजीशन है तो होल्ड करें। मयूरेश, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, आई मीन जो बास्केट कल सीमेंट की काफी पॉपुलर थी, 10 दिन से पॉपुलर है, 20 दिन से पॉपुलर है, नतीजे भी अच्छे रहे, अल्ट्राटेक सीमेंट ने नंबर्स ठीक ठाक पोस्ट किए हैं। एक और पॉपुलर जो थीम है इस वक्त बाजार की, वो है मेटल्स। बैंक्स ने 2 दिन में प्रूव करा है कि मेरे बिना आप कोई रैली देख नहीं सकते। जिस दिन मैं चलूंगा उस दिन बाजार चलेगा। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को यहां पर शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से, मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, इन तीनों स्पेस में से कौन कौन से स्टॉक्स रिकमेंड कराए हैं? जैसे मैं कह रहा था वीरेंद्र जी, अगर हम बैंकिंग स्पेस की बात करें तो लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अभी भी हमें लगता है कि अगर किसी का 1 से 1.5 साल का नजरिया हो मिनिमम, तो अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी हो सकती है सेकंड ऑफ FY17 से। लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन आवर ओपिनियन कैन पोस्ट अर्निंग्स ग्रोथ इन एक्सेस ऑफ 20-21%। सीमेंट एज अ थीम आई थिंक अगले 2 सालों के लिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक जैसे हमने रैली देखी है स्टॉक्स में, यही एक्सपेक्टेशन से है कि जैसे वॉल्यूम ग्रोथ पिकअप होगी, रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे, और जैसे रियलाइजेशन इंप्रूव होते हैं इनके यूटिलाइजेशन लेवल्स की जो कैपेसिटी है दैट
स्टार्ट पिकिंग अप, जिसकी वजह से इनके जो रिटर्न रेशियोज रहते हैं, जिन्होंने सब पैसा लगाया फिक्स्ड एसेट्स में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव्स ड्रास्टिकली, जिसको एक क्लियर इंपैक्ट आता है एंड बेनिफिशियल रिवॉर्डिंग पोजीशन टू शेयर होल्डर्स। तो मुझे लगता है आई थिंक सीमेंट एज अ थीम एंड विद इन सीमेंट द लार्जर कैप नेम्स अगर कोई होल्ड करता है, अल्ट्राटेक हो या विद इन द स्मॉल कैप नेम्स जो साउथ बेस्ड सीमेंट प्लेयर्स है, ओरिएंट सीमेंट फॉर एग्जांपल, मुझे लगता है दीज स्टॉक्स कैन डू वेल। हालांकि नंबर्स Q4 में साउथ बेस्ड सीमेंट्स प्लेयर्स के स्पेसिफिकली आई थिंक थोड़े से आई थिंक सॉफ्ट रह सकते हैं बिकॉज ऑफ फॉल इन रियलाइजेशंस, बट सेकंड हाफ FY17 से आई थिंक एक सिक्लिकल रिकवरी आप बिल्कुल देख सकते हैं सीमेंट शेयरों में, एंड देन प्रोबब्ली आई थिंक दैट रैली विल बी मोर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्टर। जी गौरांग, एविएशन स्पेस में कल के सत्र में देखा था कि इंडिगो, जेट एयरवेज मॉडरेट गेंस दिखा रहे थे, लेकिन स्पाइस जेट ने स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस दिखाई, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम साथ 8% से ज्यादा के गेंस के साथ ये स्टॉक क्लोज हुआ। अभी अर्निंग्स ड्यू हैं, तो प्रिसाइसली उन इन्वेस्टर्स को स्ट्रेटेजी क्या बनानी चाहिए स्पाइस जेट में, जिन्होंने खासतौर पर अर्निंग्स को ध्यान में रखकर पोजिशन स्टॉक में बनाई है? देखिए, लोअर क्रूड ऑयल प्राइसेस और ETF प्राइसेस को लेकर के बहुत ही सकारात्मक सा रुझान पिछले कुछ महीनों में हमने पूरे एविएशन सेक्टर पर आते हुए देखा, और वहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस आपने स्पाइस जेट पर भी देखा। हमारी राय में दीपाली, अगर किसी एक स्टॉक को चुनना है तो IPO के दौरान इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो, यहाँ पर हमने कवायद की थी, और फिर ये स्टॉक करीबन 1200 के स्तर से गिरा और 800 के नीचे आया और फिर से ऊपर की तरफ के दायरे। तो गिरावट पर हमारी राय में, क्योंकि आप ऑपरेशनली जब पे लिस्टेड नहीं था तब ऑपरेशनली भी आप प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर थी, और इवन नेट बॉटम लाइन अगर आप देखने जाए तो मुनाफा था, और उसके पश्चात एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस को लेकर के भी हमें लग रहा है कि एक सबसे बेहतरीन कंपनी है इंटरग्लोब एविएशन स्ट्रोक इंडिगो, जहाँ पर आप लंबी अवधि के नजरिए से निवेश कर सकते हैं। स्पाइस जेट डिफिकल्ट टू कमेंट, कवरेज नहीं है पहले तो, लेकिन हाँ ऊपर के दायरे में अक्सर हम देखते हैं कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाती है। जी आप बिल्कुल, शेयर बाजार लाइव को समेटने का वक्त हो गया है और शुरुआत करेंगे अभी एक फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, पहले एक क्वेश्चन पूछने दीजिए राकेश। आप स्पाइस जेट, इंटरग्लोब और साथ ही साथ इंडिगो, माफ कीजिएगा, और जेट एयरवेज से, इन तीनों में से क्या प्रेफर करेंगे आप? देखिए, इन तीनों में से जेट एयरवेज को ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को 625 के अराउंड बाइंग की राय दी थी, और अगर मौजूदा स्तरों पे कुछ बाय करना है तो इंटरग्लोब एविएशन मुझे काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न लगता है। नीचे में 995 का स्टॉप लॉस और ऊपर में 1100 प्लस के लेवल्स इंटरग्लोब एविएशन में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए रुकते हैं यहाँ पर, शेयर बाजार लाइव को यहीं रोकते हैं और शुरुआत अब करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं वीरेंद्र कुमार, और आज एक बार फिर से 8000 का इंतजार, एक्सपायरी से एक दिन पहले। मेहर कल की अगर आप देखें बड़ी घटना है, एक्सिस बैंक ने थोड़ा सा निराश किया, बाबा देव ने कल जमकर इनफैक्ट बातचीत की जी बिजनेस से भी, और अपने बड़े प्लान्स दिए। आपने वो प्रोग्राम भी खास तरीके से देखा होगा, मैं क्या क्या बातें उन्होंने बड़ी कही कल? नहीं, बड़ी बातें जो उन्होंने कही वो तो हम कल से देख ही रहे हैं, चाहे वो कोलगेट का गेट बंद करना हो या कंपनियों को शीर्षासन कराना हो, बट हाँ डेफिनेटली देयर इज अ मेथड इन मैडनेस जिस तरह से वो काम करते हैं। लेकिन एक चीज अगर आपने इंटरेक्शन देखा हो, जब जब उन्हें ये सवाल पूछा गया कि क्या वो लिस्टिंग करेंगे, तो वो चुप्पी साध गए। चुप्पी साध, हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं। चलिए चुप्पी साधे रहे फिलहाल, तो वही अच्छा है। खैर हम थोड़ा सा खुल के बात करते हैं अब इंडिकेटिव एक्शन के बारे में। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए एसजीएक्स निफ्टी करीब 2 अंक नीचे, करीब 7963 के स्तर पे, बस कुछ ही अगर आप देखिए टिक्स कुछ देर में टिक्स आने वाले। आपकी स्क्रीन पर आप देखिए निफ्टी करीब 146 अंक नीचे है, ये वास्तविकता से भी आप देखिए काफी दूर है, लेकिन 24 अंक नीचे सेंसेक्स। एसी अगर आप देखिए 5 रुपए नीचे, टाटा स्टील लगभग 3 रुपए पर कारोबार कर रहा है, 361 का स्तर यहाँ पर। BHL बिल्कुल फ्लैट 130 पे कारोबार करता हुआ, उसके बाद BPCL यहाँ पे करीब 25 रुपए की कमजोरी है। गेल बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ फॉरेक्स मार्केट की ओपनिंग, आज कैसी होती कल रुपए, लेकिन आप देखें काफी कमजोरी दिखाई थी मिड सेशन में। मारुति आपके स्क्रीन पर लगभग 22 रुपए नीचे, और रिलायंस लगभग 3 रुपए ऊपर 1020 के स्तर पर कारोबार करता हुआ। केन इंडिया 2 रुपए ऊपर 147 के स्तर पे। टाटा मोटर्स पर आप देखें बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा है। HDFC बैंक बिल्कुल फ्लैट 1113 पर, उसके बाद बजाज ऑटो थोड़ा सा बैकफुट पे आप देखिए 3 रुपए नीचे। इस बीच 6654 की ट्रेजेक्टरी में भारतीय रुपए खुला है, यानी एटलीस्ट अगर आप देखें कल वो जो इंट्राडे में रिस्क बढ़ गया था ना, 6681 तक चला गया था, एटलीस्ट वहां से तो एक अच्छा डिसेंट पुल बैक है इसका अभी भी। लेकिन एक 4.5% की मूवमेंट ओपनिंग में ही देखने को मिल रही है। आज नजर रहेगी
दो चीज़ों पर, एक तो भारतीय एयरटेल और यस बैंक के नतीजे, लेकिन इससे पहले ब्रोकरेज कॉल्स क्या कह रही हैं ये देख लेते हैं। अंचल हैं हमारे साथ। अंचल बताइए। शुक्रिया मीरा वीरेंद्र। देखिए आज ब्रोकर्स कॉल कहीं ना कहीं ब्रोकर्स फोकस्ड है मारुति और साथ साथ एक्सिस बैंक पे। पहले तो क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट आई है मारुति के ऊपर, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दे रहे हैं 4,540 रुपए का। ओवरऑल उनका मानना है Q4 नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे थे और कहीं ना कहीं जो चिंताएं थी कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर पाएगी कि नहीं, मार्जिन्स को मेंटेन कर पाएगी, सेल्स किस तरह से, वो जो निवेशकों की चिंता थी कहीं ना कहीं उनका मानना है कि Q4 नतीजों के बाद वो कम होती हुई दिखेंगी। वहीं दूसरी ओर जेफरीज ने इसके उलट, जबकि उनका मानना है कि मारुति के Q4 नतीजे जो हैं वो अनुमान के मुताबिक है, लेकिन फिर भी अभी भी अंडर परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। टारगेट दे रहे 3,311 का। चिंता सिर्फ ये जताई है कि जिस तरह से कंपनी का खर्च पैटर्न, स्पेंडिंग पैटर्न आया है और आगे चल के कंपनी को ओवरऑल नए मॉडल्स लॉन्च करने हैं, रैंप अप करनी है अपनी कैपेसिटी, तो कहीं ना कहीं FY17 FY18 के जो एबिटा है उसकी ग्रोथ 10% से कम रहेगी और ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर रहेगा मारुति के लिए आने वाले दिनों में। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक पे मैक्वेरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 437 से बढ़ाकर अब 501 किया है। FY17-18 के बेसिकली उनका मानना है कि 2 साल ऐसे होंगे जहां पे जो स्लिपेजेस होंगी वो FY17 के मुकाबले ज्यादा होंगी और ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर जरूर रहेगा बैंक के लिए और उनको बैंक को इस स्लिपेजेस कंट्रोल करने के लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी ओर बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने अपनी बाय रेटिंग यानी खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है। अभी भी मानते हैं कि खरीदारी करें आप एक्सिस बैंक में। टारगेट दे रहे हैं 560 रुपए का। नतीजे इन लाइन रहे थे, लेकिन हाँ आउटलुक को लेकर वो अभी भी कंसर्न है। उनका मानना आउटलुक अभी भी ब्लीक है और उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट शॉर्ट टर्म पे आ सकता है, लेकिन लॉन्गर टर्म पे देखें तो अभी भी एक बाय है एक्सिस बैंक। और लास्टली जेपी मॉर्गन ने एक्सिस बैंक की आउट परफॉर्म रेटिंग को बरकरार रखा है। अपसाइड टारगेट दे रहे हैं 550 रुपए का। एनपीए ओवरऑल उम्मीद के अनुसार रहे। हाँ स्लिपेजेस के टेंशन जरूर है, आगे चल के प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ जरूर सकती है, लेकिन बैंक अपने एनपीएस को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहा है और उसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाली तिमाहियों में भी आता हुआ दिखेगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये कुछ पिक्स हैं, ब्रोकरेज कॉल्स हैं, लेकिन आज सुबह हमने आपको क्या पिक्स दी थी ये सबसे पहले देख लेते हैं। फास्ट मनी के पिक्स। कच्चे तेल जिस तरह से उछाल देखने को मिला है, ब्रेंट क्रूड $46 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। केन इंडिया, दीप इंडस्ट्रीज और गोल्ड ऑफशोर में कहीं ना कहीं इसका असर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तीनों शेयरों में खरीदारी करके चल सकते हैं। गैब्रियल को आज के लिए मैंने बतौर ईपीएस शेयर उतारा है। डिलीवरी बेस्ड एक मजबूत बाइंग, कंपनी फंडामेंटली काफी मजबूत, ऑटो से स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। आज ये शेयर अपने 1 साल के ऊपरी स्तर 101 को भी पार करता हुआ दिख सकता है। 102 रुपए का लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए। आईडीएफसी में खरीदारी करने के सलाह, एक टेक्निकल ब्रेकआउट देखने को मिला है। ₹46.50 का आपको इसमें टारगेट रखना होगा, लेकिन ₹45 का स्ट्रिक्ट स्टॉप-लॉस लगाना है। सिंजिन में खरीदारी करने की सलाह, बायोकॉन के जो नतीजे बेहतर आए हैं उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है सिंजिन का है। आज के लिए ₹392 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स में आज मजबूती देखने को मिल सकती है। ₹1350 का लक्ष्य रखना होगा। बैटरी शो में खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखा है। हमारा राजा बैटरी में खरीदारी कीजिए, ₹960 का लक्ष्य होगा। शक्ति पंप में खरीदारी करने की सलाह होगी। आज के ट्रेड में ₹176 का लक्ष्य रखना होगा। और टाटा ग्लोबल बेवरेज को मैंने आज के लिए बतौर सुपरहिट से उतारा है। ₹130 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह होगी। कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर मैंने इसके बताए हैं। मैंने आपको 9 ट्रेड्स खरीदारी के बताए और 1 ट्रेड बिकवाली का बताया। शुरुआत मैंने जीएनएफसी के साथ करी, जिसके में हमने नंबर्स में एक टर्नअराउंड देखने को मिला है Q4 में, उसका एक पॉजिटिव साइड पर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। भारतीय ग्रुप की दोनों कंपनियां, भारतीय इन्फोटेल जिसमें बायबैक का अनाउंसमेंट हुआ है, 25% प्रीमियम तक बायबैक होगा, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और भारतीय एयरटेल जिसके नंबर्स आ जाने हैं और इसमें भी बायबैक के ऊपर विचार होगा, तो उसका एक पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए आज काम करेगा। प्राइड इंडस्ट्रीज को मैंने बतौर ईपीएस शामिल किया है। काफी सारे पॉजिटिव ट्रिगर मैंने बताया। 105 का लक्ष्य होगा। रामा स्टील शुक्रवार को इस कंपनी की बोर्ड बैठक है, एक्सपेंशन प्लान के ऊपर फोकस होगा, उसका एक रिफ्लेक्शन इस काउंटर में आज देखने को मिलेगा। इसके अलावा एनएचपीसी जिसका आज ओएफएस हिट होगा मार्केट में, उसका एक 6% डिस्काउंट पे आने वाला है, एक नेगेटिव रिफ्लेक्शन इस काउंटर में देखने को मिलेगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स क्वार्टर नंबर्स काफी पॉजिटिव देखने को मिले हैं, मुनाफे में तेज बढ़त आई है, उसका एक ट्रिगर देखने को मिलेगा। स्वराज इंजन और रीमेंट इनके भी नंबर्स अगर आप देखें Q4 के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, उसका एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और टिन प्लेट एक तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं जो कि परसों आएंगे, और जीएसटी का ट्रिगर भी है जिसकी वजह से 85 तक के जोन्स के लिए इस काउंटर में आप अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आज फास्ट मनी की हमारी पिक्स थी, इस पर आप नजर रख सकते हैं। लेकिन साथ ही चलिए ये भी देख लेते हैं कि एक्सिस बैंक और आईडीएफसी बैंक आज किस तरह के इंडिकेटिव टिक्स हैं यहाँ पर। एक्सिस बैंक, लुक एट दैट, 4% नीचे जिस तरह के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट किए हैं, ये इंडिकेटिव टिक्स में 4% नीचे है। और साथ ही आईडीएफसी बैंक ये और करीब 6.25% नीचे इंडिकेटिव टिक्स में। गौरांग, ऑब्वियसली दे मिस्ड एस्टिमेट्स, और कितना आप नीचे जाता देख रहे हैं इसे, या फिर इसी रेंज में रहेगा ये दोनों स्टॉक्स? देखिए 4% की गिरावट जो एक्सिस बैंक पे दिख रहे हैं, आप अगर
यहाँ पर ही शुरुआत हुई या इससे नीचे शुरुआत हुई या इससे थोड़े बहुत ऊपर शुरुआत हुई, तो खरीदारी की राय हमारी बरकरार है। और प्रोग्राम के शुरुआत में ही मैं वीरेंद्र और दीपाली से भी बात कर रहा था और हमारी कवायद थी। जो नतीजे आए वो थोड़े निराशाजनक थे, लेकिन जो आकलन या अनुमान हमने लगाया था मिहिर, उससे थोड़े बहुत बेहतर थे। कासा को देख करके और लोन बुक ग्रोथ को देख करके हमें लग रहा है कि आने वाले समय में सुधार होगा। IDFC बैंक पर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, जो नतीजे थे वो काफ़ी बुरे थे। 6% के आसपास NPAs में बढ़ोतरी होती हुई दिखी और ये पहले मेरे ख्याल से तिमाही नतीजे थे जब जो विभाजन हुआ IDFC का, उसके पश्चात। तो देखना होगा कि किस तरीके से ग्रोथ होती है, लेकिन IDFC बैंक जैसे स्टॉक में आप अगर निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 2, 2.5, 3 साल का होना चाहिए। एक चीज हमने जिस पर बात नहीं करी, आज मारुति को देखिए करीब करीब 3871 पे कल स्टॉक कल बंद हुआ था। नतीजों के बाद जब स्ट्रीट ने धीरे धीरे इस नतीजों को समझा, डे हाई पर जाके स्टॉक बंद हुआ। देखिए डेली चार्ट्स पे इसने कल बेहतरीन ब्रेकआउट दिया था। अभी भले ही 24 रुपए नीचे हो, लेकिन राकेश मान लीजिए थोड़ा सा मैं सेफ प्ले करना चाहता हूँ, तो क्या, क्योंकि नई सीरीज भी है, मई की सीरीज ऑप्शंस में गतिविधि शुरू हो जाएगी, काम करना चाहिए इसके कॉल ऑप्शंस में, या फिर फ्यूचर्स बाय करेंगे या फिर कैश बाय करेंगे आप? देखिए वीरेंद्र, जिस तरीके से टेक्निकल पैटर्न है, कैश में खरीदना हो, फ्यूचर में बाय करना हो, कॉल ऑप्शन खरीदने हो, सब कुछ करा जा सकता है। मेरे को ऐसा लगता है टेक्निकली वर्स्ट मारुति के लिए ओवर है, नीचे में एक अच्छा बेस है और आने वाले समय में स्टॉक में 4000 प्लस के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल मयूरेश, जिस तरह के टिक्स हैं, इंडिकेटिव टिक्स हैं, आप कोई पिक्स रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? मॉर्निंग मीर जी, मुझे लगता है आई थिंक जैसे बैंक्स परफॉर्म कर रही है, लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आई ऑलरेडी मेंशन्ड अच्छे लग रहे हैं, सीमेंट स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, चुनिंदा EPC प्लेयर्स जैसे रोड सेक्टर पे बहुत एलोकेशन है और जैसे रोड मिनिस्टर की एक इच्छा है ऑफ प्रॉब्ली इंक्रीजिंग द आउटले ऑफ किलोमीटर्स पर डे, वो एक बहुत बेनिफिशियल इम्पैक्ट साबित हो सकता है। OMCs जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया एक स्टॉक अच्छा लग रहा है मुझे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे केपेक्स परस्यू कर रहे हैं, मुझे लगता है कैश रिच कंपनी है, जैसे टर्न की प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। इंजीनियर्स इंडिया की जो मार्जिन है उसमें एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है। ऑर्डर बुक कैन इंक्रीज एक्चुअली एट अ पेस ऑफ 13 to 15% ऑन अ कंपाउंडेड बेसिस इन माय ओपिनियन। और जैसे आई थिंक इनके नंबर्स पोस्ट हो रहे हैं, शायद सॉफ्ट रह सकता है फॉर Q4 Q1, लेकिन जिसका लंबा नजर है मुझे लगता है इंजीनियर्स इंडिया एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए इस बीच थोड़ा सा इंडिकेटिव एक्शन को समझते हैं। निफ्टी करीब 20 अंक नीचे है, एक्सिस बैंक करीब 4% नीचे कारोबार करता है, ICICI बैंक अगर आप देखें 7% नीचे कारोबार कर रहा है और लुपिन में करीब 1% की तेजी नजर आ रही है। और स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स जहां पर मजबूती है इस क्लब में इंडिकेटिव एक्शन में सबसे ऊपर भारतीय इन्फ्राटेल, भारतीय एयरटेल और ONGC, ये 3 स्टॉक्स आप देखें सबसे ऊपर है। हमारे साथ अब हेमंत ठुकराल जुड़े हैं बात करने के लिए टेक्निकल्स पे और डेरिवेटिव्स पे। इस सीरीज का अंतिम पड़ाव कैसा रहेगा बात करने के लिए। हेमंत नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हेमंत, पहली बात तो यह है कि ऑप्शन राइटर्स के लिए, इंडेक्स प्लेयर्स के लिए, दोनों ही बड़े इंडेक्स पे, निफ्टी पर और बैंक निफ्टी पर आप क्या देख रहे हैं? कल क्लोजिंग के वक्त क्या स्तर होगा? देखिए वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। मैं शुरू से जिस तरह से 8000 कॉल में राइटर्स जुड़े हुए हैं और हमें मालूम है कि उनका एवरेज प्राइस इस कॉन्ट्रैक्ट में 32 से 35 रुपए के बीच में है, तो जब तक बाजार 8030 के ऊपर नहीं जाता है, मैं अभी भी उसी राय पे हूं कि बाजार का एक्सपायरी 79 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 25 पॉइंट्स। और मेरे हिसाब से आज भी हमें वही देखने को मिलेगा। अगर बाजार 8005 8010 तक जाता है, वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को आ सकती है और वापस से बाजार 78 80 79 पे आ सके सपोर्ट लेगा। तो ओवरऑल इट इज स्टिल रेंज बाउंड और मुझे नहीं लगता इस एक्सपायरी में हम 8020 के ऊपर, या अब हम इजिली कह सकते हैं शायद हम 7850 के नीचे भी नहीं जाए। बिल्कुल। लेकिन हेमंत, एक जो टोन सेट हो रहा है इस समय मार्केट के लिए, इसमें क्या ये उम्मीद करनी चाहिए कि इवन इन नेक्स्ट सीरीज मार्केट डिसाइसिवली इन लेवल्स के ऊपर जाने की कोशिश करेगा? बिकॉज एक वो टिपिकली 8000 के आसपास आके जो स्ट्रेस दिखता है मार्केट पे, वो थोड़ा बहुत दिख रहा है। मीर, गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से जिस तरह से डेटा रोल ओवर्स आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि नेक्स्ट मंथ विल बी मोर स्टॉक स्पेसिफिक। मिड कैप्स में ज्यादा रोल ओवर्स अच्छे हो रहे हैं, तो बहुत क्लियर है कि ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगी।
अगर आप निफ्टी के ऑप्शन राइटर्स की पोजीशन देखें तो बेस 78-77 का बन रहा है, जो एक अच्छा सिग्नल है। नेक्स्ट मंथ में भी जब तक 7750 वायलेट नहीं हो, मेरे ख्याल इट विल रिमेन अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और सबसे ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है 82 की कॉल में, तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट रहेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक बार शायद 8150 82 तक भी बाजार जा सकता है। अभी जो ऑप्शन राइटर का नेक्स्ट मंथ का रेंज है वो बन रहा है 7750 से लेके 82 तक। जी इस बीच आप देखिए इंडिकेटिव एक्शन में जिन शेयरों में तेजी है उसमें अबाना ऑफशोर सबसे ऊपर है, भारतीय इंफ्राटेल में तेजी है, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज 4% ऊपर है, और कुछ स्टॉक्स जो कि स्ट्राइक कर रहे हैं, डिश टीवी को देखिए करीब 9170 पर ये तेजी दिखाता हुआ, एलगी इक्विपमेंट्स करीब 0.2% ऊपर, आज 161 के स्तर पर कारोबार करता हुआ, इंडिकेटिव एक्शन में अच्छी तेजी यहां पर है। ग्लेनमार्क फार्मा ये स्टॉक, इनफैक्ट ग्लेनमार्क फार्मा नहीं, माफ कीजिएगा, ग्लोबल ऑफशोर ये करीब देखिए 1.5% ऊपर, यहां पर अच्छी तेजी है ग्लोबल ऑफशोर में। और हेडलबर्ग सीमेंट, मिड कैप सीमेंट में आप देखें 1% ऊपर कारोबार कर रहा है, बहुत स्मार्ट स्विंग नहीं है, बहुत सुपर स्विंग नहीं है, लेकिन आप एक एचएमटी को देखिए करीब 4850 पर, ये भी 10 एक दिन में कभी कभार खूब तेज हो जाता है, करीब 4850 पर। और एक आइनॉक्स लेजर को देखिए 2% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में काम कर रहा है। और कुछ स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छी तरीके से स्ट्राइक कर रहे हैं, एक मार्क्सन्स फार्मा को देखिए करीब 1% ऊपर 47 के स्तर पे कारोबार करता हुआ, और एक रेमंड्स 427 पे 7% ऊपर देखिए इंडिकेटिव एक्शन में। लेकिन राकेश एक वजह श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को देखिए 1739 पे कल परसों पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग मूव, अभी 1739 पे करना क्या चाहिए? देखिए टेक्निकल पैटर्न काफी अच्छा है, नीचे में स्टॉक ने 1605 1606 पे एक अच्छा बेस बनाया है, और ऊपर में फर्दर रैली टूवर्ड्स 1758 1760 रूल आउट नहीं की जा सकती है। बिल्कुल, चलिए इस बीच देख लेते हैं इस समय आज जिस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है, करीब हल्की सी मामूली गिरावट हो सकता है कि देखने को मिले इंडाइसेस में, मामूली सी, लेकिन थोड़ा ऐसे स्टेबलाइज होने का वक्त देना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ट्रिगर्स दो बैंक्स जिस पर थे, इसमें एक्सिस और IDFC, ये दोनों ही एटलीस्ट इंडिकेटिव टेक्स में तो ये दिखा रहे हैं कि करीब नुकसान देखने को मिल सकता है 3 से 4% का, जबकि भारतीय इंफ्राटेल को अगर आप देखें तो यहाँ पर संकेत थोड़ा अलग है। भारतीय इंफ्राटेल, राकेश आपको टेक्निकली कैसा लग रहा है? बिकॉज ये अगर आप कंपैरिजन करें भारतीय एयरटेल के साथ, तो ये ऑन द कॉन्ट्ररी ज्यादा सॉलिड कन्विक्शन वाले मूव देने लगा है। देखिए टेक्निकली तो एज ऑफ नाउ मिहिर, भारतीय एयरटेल का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, जहां पे स्टॉक प्राइसेस हायर टॉप हायर बॉटम लगा रहे हैं। ये स्टॉक एक ट्रेडिंग रेंज में कल तक, नतीजों से पहले तक देखें तो नेगेटिव बाइस के साथ बंद हुआ है, और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, अगर कोई गैप अप ओपनिंग होती है और ये स्टॉक 370 के लेवल्स को डिसाइसिवली ऊपर में तोड़ता है, तो 370 एक मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर 370 के ऊपर चलता है तो ट्रेंड एक रिवर्सल देखने को मिलेगा, और तब स्टॉक को बाय करना चाहिए। इस बीच एक बार जरा मैं अच्छे वॉल्यूम्स वाले स्टॉक्स को भी देखूं, इंडिकेटिव ऑप्शन में जो अच्छे वॉल्यूम्स क्लिक कर रहे हैं, आप एक देखिए डायमंड पावर को देखिए, छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी को भी देख लीजिए। एक डायमंड पावर ये करीब 10% ऊपर इंडिकेटिव एक्शन में बड़े वॉल्यूम्स के साथ स्ट्राइक करता हुआ। टेक्समेको पाइप्स ये कल भी तेज था, आज भी 7% ऊपर 2 रुपए की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। और साथ ही साथ आप देखिए त्रिवेणी टर्बाइन यहाँ पर तेजी है, ये आज का स्टॉक ऑफ द डे है। उसके बाद अगर आप देखें एक ऑप्टो सर्किट, एक और स्टॉक है जहां पर थोड़ा सा तेजी है इस पैसे की, और एक L&T फाइनेंस और अबाना ऑफशोर, इन स्टॉक्स पर भी नजर रखी चलिएगा। छोटे स्टॉक्स की कैटेगरी में ये स्टॉक्स भी स्ट्राइक कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा कुछ देर पहले HMT ये भी तेज है, तो HMT पर भी नजर रखी चलिएगा अगर आप बहुत एक एग्रेसिव ट्रेडर है। खैर बहरहाल अब निफ्टी की ओपनिंग होने वाली है, बाजार इस वक्त लगभग निफ्टी 20 अंक नीचे इंडिकेटिव एक्शन में, और करीब 7942 के स्तर पर निफ्टी करीब 20 अंक नीचे खुला है। और एक्सिस बैंक अगर आप देखें सबसे पहले आज नतीजों में जो रिएक्शन था 4.25% नीचे एक्सिस बैंक खुला है, करीब 458 के स्तर पर लगभग 21 रुपए की गिरावट के साथ एक्सिस बैंक आपके स्क्रीन पे 4.5% नीचे। और इसके बाद एक्सिस बैंक अपने साथ ड्रैग कर रहा है IDFC बैंक लगभग 3 नीचे। और उसके बाद आप येस बैंक देखिए जिसके नतीजे आने आज करीब 4.25 रुपए ऊपर। लेकिन आप ये देखिए कि
एक्सिस बैंक अपने साथ आईसीआईसीआई बैंक को भी ड्रैग कर रहा है, 1.5% नीचे कारोबार करता हुआ ये करीब 249 के स्तर पे, ये आपकी स्क्रीन पर आप देखें समाचार में गिरावट यहाँ पे। बायोकॉन करीब 11 रुपए ऊपर, शानदार नतीजे, करीब 574 के स्तर पे कारोबार करता हुआ। उसके बाद अगर आप सिंजन को देखिए, यहाँ पर 6 रुपए की तेजी, 385 का स्तर देखने को मिल रहा है। इंडसइंड बैंक को देखिए, कल का स्टार प्राइस परफॉर्मर, आज भी इस वक्त लगभग 11 रुपए ऊपर 1.32 के स्तर पे। और कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से लगभग 7 रुपए ऊपर 709 के स्तर पे कारोबार करता है। बिल्कुल, चलिए नाउ लेट्स टेक अ लुक एट भारती इंफ्राटेल। ये अभी भी 3.25% ऊपर है और लीड कर रहा है। भारती एयरटेल इनफैक्ट 1.25% ऊपर है, जैसे भी राकेश बता भी रहे थे कि टेक्निकली ज्यादा साउंड लग रहा है। इसके बाद नजर डालते हैं स्नोमैन लॉजिस्टिक्स पर। नतीजों के बाद स्नोमैन करीब 1.25% ऊपर है। देख लेते हैं मारुति पर रुझान क्या देखने को मिला। मारुति करीब 1/4% नीचे, 3860 का लेवल, रेंज बाउंड कुछ तक देखने को मिल रहा है। और कुछ काउंटर्स देख लेते हैं। सिप्ला, यहाँ पर रुझान किस तरह का देखने को मिल रहा है। सिप्ला करीब, ये भी करीब 1/4% नीचे। बॉश इस काउंटर पर इस समय करीब फ्लैट सा रुझान, लेकिन ओएनजीसी कुछ हद तक आउट परफॉर्म करते हुए 1.25% की बढ़त यहाँ पर है। कोटक महिंद्रा बैंक करीब 1.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। एक बार देख लेते हैं एनएचपीसी को, आज इसका ओएफएस खुला है और ये 6.25% नीचे इस समय ट्रेड करते हुए। तो एनएचपीसी 21.65 पर ट्रेड करते हुए 6.25% नीचे। आज का जो स्टॉक ऑफ द डे था वो करीब 3.25% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। बैंकिंग में ये हो रहा है कि भले ही एक्सिस बैंक या आईडीएफसी बैंक, इन पर एक स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट देखने को मिला है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो बैंकिंग स्पेस ने ओपनिंग के बाद थोड़ा संभलने की कोशिश की है। आप बाकी स्टॉक्स को देखिए, यस बैंक को देखिए या फिर आईसीआईसीआई बैंक को, इवन इंडसइंड बैंक, यहाँ पर रुझान थोड़ा ठीक देखने को मिला है। जो बैंकिंग के गेनर्स हैं इसमें आप देखिए, इस समय इंडसइंड और यस बैंक सबसे ऊपर है। बाकी गेनर्स में कर्नाटका बैंक है जो कि ऊपर है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एक काउंटर है जो कि करीब 0.5% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। एचडीएफसी बैंक करीब 1/4% ऊपर इस समय ट्रेड करते हुए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि दो जो हैवी वेट्स हैं, स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक, ये इस समय लाल निशान है। क्या कहेंगे ओपनिंग पर आप मयूरेश? एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, क्योंकि जैसे इन्होंने डिस्क्लोजर्स दिए थे स्पेसिफिकली एक्सेस के मैनेजमेंट थे, एक नीजक रिएक्शन आना मुमकिन था, बट लार्जर पिक्चर देखे तो मुझे लगता है आई थिंक येस बैंक के नतीजे एक ड्राइविंग फोर्स रह सकते हैं और पीएसयू बैंक से नतीजे आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। जो एसेट क्वालिटी प्रेशर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई थिंक लार्जली दैट शुड प्ले आउट। लेकिन अगर मैनेजमेंट कमेंट्रीज इंडिकेट करते हैं कि आई थिंक लार्ज पोर्शन ऑफ दी रिकग्नाइज्ड अकाउंट्स हैव बीन रिटन ऑफ और आगे के आई थिंक जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, मुझे लगता है आई थिंक दी अर्निंग्स फॉर इवन पीएसयू बैंक शुड इंप्रूव। तो आई थिंक लार्जली डिपेंडेंट की अर्निंग्स कैसे आते हैं, बट आई थिंक ओपनिंग मोर और लेस ऑन लाइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। देखिए वीरेंद्र, वैसे भी क्या है, बैंकिंग स्टॉक में आप चाहे कितनी भी माथापच्ची इस समय कर ले, इसका जो टोन सेट होगा वो होगा दो बैंक से, एक आईसीआईसीआई और दूसरा एसबीआई। आप देखिए जिस दिन वो जेपी वाली खबर आई थी उस दिन आईसीआईसीआई ने कैसे रिएक्ट किया था, क्योंकि मार्केट की सेंसिटिविटी जो है बस इसी चीजों को लेकर। एक बाजार की सबसे बड़ी धारणा ये भी है कि बाजार आई थिंक ये कंपेयर करने की, ये सोचने की, तलाशने की कोशिश कर रहा है कि Q4 अच्छा होगा Q3 से या नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको याद होगा मिस्टर राजन ने जो चेतावनी दी थी, अगर वो याद हो, अरुंधति जी का बयान भी था उसके बाद। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट। तो वो और एक्सिस बैंक में यही तो हुआ, बाजार ने सोचा था कि Q3 हो गया जो हो गया, Q4, लेकिन उन्होंने तो ये कहा है कि भैया FY17 में हमारा एसेट क्वालिटी के मामले में ऐसा ही रहेगा। तो वही डर है बाजार के आगे, बस और क्या है। बिल्कुल, चलिए खैर हमारे साथ हेमंत भी बना हुआ है। हेमंत, इन दोनों पर स्पेसिफिक व्यू आपका क्या है, एसबीआई और आईसीआईसीआई पर? आई थिंक हेमंत से संपर्क टूटा हुआ है, लेकिन हमारे साथ इस बीच मारुति के नंबर्स पर बात करने के लिए रोहन है। चलिए उनसे बात करते हैं। रोहन, मारुति नंबर्स के बाद आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? आर यू इंक्लाइन टू चेंज योर व्यू ऑन मारुति? नहीं, मेरा पॉजिटिव व्यू था मारुति पे और वो बना रहा है। मेरे हिसाब से नंबर्स में पॉजिटिव सरप्राइज था रियलाइजेशन से। रियलाइजेशन हेल्प केम मोर देन एक्सपेक्टेड, सो टॉप लाइन ग्रोथ ने एबिटा मार्जिन बूस्ट प्रोवाइड किया मारुति के लिए। इसके बाद अभी आगे जाके FY17 में वॉल्यूम ग्रोथ मेरे हिसाब से आएगी 12.8% और एबिटा में अभी एडिशनल कॉस्ट आ सकती है फ्रॉम इफ देयर इज फर्दर डेप्रिसिएशन इन येन, लेकिन एड स्पेंड इंक्रीज नहीं हुआ, सो वो थोड़ा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा एबिटा से। सो मेरे हिसाब से मारुति अभी भी बाय बना रहता है। मेरा टारगेट प्राइस है 4,437। बाय अभी भी आपका अगर आप देखें होल्ड रहेगा मारुति सुजुकी। खैर रोहन, मैं इस पे बहुत सारी बातें करूंगा आपसे इस पर, लेकिन इसी स्टॉक पे इनफैक्ट हेमंत की भी राय लेते हैं। हेमंत,
ऑटो पे आपने हमेशा खुल के बात करी है, मारुति ने अपना लॉस्ट ग्राउंड जो है उसको रीगेन करने की कोशिश करी। स्टॉक कहां देखिए 3200 से 3200 के जोन में आ चुका है। मारुति इस वक्त कैसा लगता है आपको, और इन कंपैरिजन टू अगर किसी भी और स्टॉक है, चाहे वो अशोक लेलैंड हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, चाहे वो M&M हो, अगर ट्रेड करना हो तो आप क्या ट्रेड करेंगे? देखिए वीरेंद्र, ऑटो पैक में जिस तरह से रोल ओवर्स सामने नजर आ रहे हैं, मेरे ख्याल से मारुति में बाइंग सपोर्ट डेफिनेटली वापस से बिल्टअप होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि बहुत नीचे मारुति जाएगा, 3750 के नीचे शायद अब नहीं जाए, और अपसाइड 3950 से 3980 का एक टारगेट लगता है। हाँ, ये जरूर है कि रोल ओवर्स फ्रंट में जिस तरह से अभी तक रोल ओवर्स पिकअप हुए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, ये दोनों विल बी अ बेटर बेट। टीवीएस मोटर्स में मुझे 342 का टारगेट लग रहा है और टाटा मोटर्स में 422 का लग रहा है। तो मेरे हिसाब से बेटर रोल ओवर्स टाटा मोटर्स और टीवीएस में हो रहे हैं। बट अगर आप मारुति होल्ड भी कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मारुति शॉर्ट टर्म में 3750 के नीचे जाएगा। तो इट्स अ गुड बाय ऑन डिप्स, बट बेटर इज टाटा मोटर्स या टीवीएस मोटर्स। जी हाँ, बिल्कुल। रोहन, आप इनफैक्ट लाइक यू सेड कि मारुति पर आप अभी भी पॉजिटिव हैं, लेकिन एक अब इसे अगर एक हम बेंचमार्क के तौर पे देखें तो देन व्हाट अबाउट अदर पैसेंजर व्हीकल स्टॉक्स, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो या फिर टाटा मोटर्स, इन पर आपका व्यू क्या है इस समय? का कोई क्यू आप लेना चाहेंगे बेस्ड ऑन मारुति नंबर्स इन स्टॉक्स के लिए? नहीं, जितना एक्सपोजर मारुति का है टू द इंडियन पैसेंजर व्हीकल इंडस्ट्री उतना डेफिनेटली टाटा मोटर्स का है नहीं, बिकॉज टाटा मोटर्स इज मेनली ड्रिवन बाय JLR. Similarly, Mahindra and Mahindra is a mixed story between tractors and utility vehicles. Utility vehicles में it's I don't think अभी भी इतनी clarity है कि Mahindra's growth will be very good. उनके जो नए लॉन्चेस है KUV, TUV, उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, लेकिन some of the older products as well as Bolero, उसमें अभी तक we haven't seen that kind of traction. So PV space play करने के लिए I would stick to Maruti at this point of time. लेकिन रोहन, एग्जैक्टली अगर आप देखिए जो लॉस्ट ग्राउंड था मारुति का 4800 रुपए का स्टॉक, आप देखिए कि पूरा CY15 का सेकंड हाफ और FY16 का अगर आप देखें, सॉरी CY16 का फर्स्ट 3 मंथ्स में इसने पुल बैक दिया, बट स्टिल अपने 4800 रुपए के ऑल टाइम हाई से 800 रुपए 1000 रुपए नीचे कारोबार कर रहा है। आपके प्राइस टारगेट्स क्या होंगे Q4 नंबर्स के बाद रोहन इस स्टॉक पे? सो मेरा टारगेट है 4437, टारगेट मल्टीपल है 20 टाइम्स सितंबर 2017. सो मेरे हिसाब से स्टॉक करेक्शन हुआ था व्हेन येन मूवमेंट स्टार्टेड, इन अप्रिसिएशन होना चालू हुआ फ्रॉम 120 टू 110. सो एंड जो करंट टारगेट है दैट इज बेस्ड अपॉन द येन अजम्पशन ऑफ 110. अगर येन फर्दर अप्रिसिएट होगा देन देयर विल बी अ डाउनसाइड रिस्क टू द टारगेट प्राइस, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट्स डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल ऑन येन. ऑलराइट, चलिए रोहन, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। राकेश, आपका भी शुक्रिया। और गौरांग, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूँगा मिड कैप सीमेंट स्पेस पे। आज भी आप देखिए रामको सीमेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, करीब 1% ऊपर है। आपने एक्सपोजर बढ़ाया है क्या मिड कैप सीमेंट्स पे? महीने 2 महीने में अगर आप देखने जाए मिहिर, तो एक बहुत ही बेहतरीन रुझान पूरे सीमेंट क्षेत्र पर आया, और वहां पर सिर्फ दिग्गज ही नहीं लेकिन मझौले और छोटे सीमेंट कंपनियों ने भी ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए। हमारी पसंदगी मझौले सीमेंट कंपनियों में है रामको सीमेंट, इंडिया सीमेंट, मंगलम सीमेंट और JK लक्ष्मी सीमेंट। हमें लग रहा है कि पूरा क्षेत्र जो सीमेंट का है और जिस तरीके से अल्ट्राटेक के नतीजा है, अगर सरकार खर्च करना शुरू कर देती है तो जो खपत है सीमेंट की वो बहुत ही ऊपर की तरफ जा सकती है, और एक रियल एस्टेट बिल एक काया पलट कर सकता है पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की, और उसके साथ साथ सीमेंट की भी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है सीमेंट का। या इस बीच आप यस बैंक को देखिए 922 के स्तर पर ट्रेडिंग करियर का एक नया हाई 922। और मेरा आपको याद होगा CY15 में मिड में मई जून जुलाई अगस्त के आसपास यहाँ पे कुछ फैमिली इश्यूज थे, आई मीन होल्डिंग्स के लिए आप देखिए, और प्रमोटर ग्रुप में कुछ झगड़े चल रहे थे, उसके बीच में स्टॉक ने लगभग 600 रुपए का लो लगाया था और आज 921 पे खड़ा है। हेमंत, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ही आज एक्सिस बैंक वाकई बैकफुट पे खड़ा है, लेकिन यस बैंक को देखिए क्या लीडरशिप इसके हाथ में है। ICICI बैंक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, HDFC बैंक थोड़ा नंबर्स के बाद स्टेबल हुआ है। तो अगर सिर्फ मैं लार्ज कैप प्राइवेट
पे बात कर रहा हूँ, पीएसयू पे बात करूंगा, लेकिन इन्हीं में से अगर 2 स्टॉक्स मई सीरीज के लिए पकड़ के चलने हो और मैं आज ही अपने ट्रेड्स को इनिशिएट करना चाहता हूँ, तो किन पर लॉन्ग करेंगे आप? देखिए, मैं अगर प्योरली रोल ओवर्स के हिसाब से चलूंगा जो ऑलरेडी नजर आ रहे हैं, उसमें मैं डेफिनेटली फोकस करूंगा एचडीएफसी बैंक में। मेरे ख्याल से रोल ओवर्स 85 to 90% के करीब तक जाएंगे जिस तरह से रोल ओवर्स पिकअप हो रहे हैं। स्टेबल बैंक है और मुझे लगता है 1140 से 1145 का टारगेट इसमें क्लियरली आ सकता है। दूसरी तरफ मैं फोकस करना चाहूंगा कोटक बैंक पे भी। कोटक बैंक में ऑलरेडी अगर आप देखें 70% पोजीशन रोल हो चुकी है। मुझे ऐसे लगता है कि 685 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 735 से 740 का वहां टारगेट बन सकता है। तो बैंकिंग ओवरऑल मुझे काफी बुलिश लग रहा है। मैं मानता हूं एक्सिस बैंक के थोड़ा रिजल्ट्स खराब आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सिस बैंक को भी रिबाउंड करना चाहिए जिस तरह से डेटा पॉइंट्स हैं। तो बैंकिंग आई एम क्वाइट बुलिश। मुझे नेक्स्ट मंथ का टारगेट 18,200 से 18,500 के बीच में लग रहा है। चलिए, इस बीच कुछ जो अच्छे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं, जहां पर अच्छी वॉल्यूम्स, इनफैक्ट काफी अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है। इसमें एक तो है टेक्समो पाइप्स। ये काउंटर आज भी आउट परफॉर्म कर रहा है और 12% ऊपर है अच्छी वॉल्यूम्स के साथ। 31 रुपए का स्टॉक है, 12% ऊपर। और एक काउंटर है डायमंड पावर, 8.5% ऊपर। 34 रुपए का स्टॉक, 8.5% ऊपर इस समय। रेमंड के काउंटर पर काफी अच्छा मूव है। ये काउंटर करीब 6.25% ऊपर है, 425 का लेवल है। पिरामल फोटोसिंथेसिस और एक काउंटर है जो कि इस समय अच्छा मूव दे रहा है। यहाँ पर करीब 6.25% का मूव है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। टीबीजेड के काउंटर पर 5% का मूव है, ठीक वॉल्यूम्स के साथ ये चल रहा है। ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर मूव इंटरेस्टिंग इस समय देखने को मिल रहा है। ये रेमंड्स पर जो मूव है इसे मयूरेश कितना तवज्जो देंगे आप? नहीं, मैं बहुत क्लोजली ट्रैक तो नहीं करता मीर जी, लेकिन जैसे इसके डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स और जैसे नतीजे आए थे उम्मीद से बेहतर आए हैं। आई थिंक मैनेजमेंट से समझना बहुत ज़रूरी होगा कि इनका जो कोर बिजनेस वर्टिकल है और जैसे इनके बिजनेस एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ कैसे प्लान आउट कर रहे हैं, केपेक्स प्लान्स क्या हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या है। तो आई थिंक ऑल दीज नंबर्स नीड टू बी सीन इन ग्रेटर डिटेल टू टेक अ बिगर कॉल ऑन द स्टॉक ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 years। चलिए, इस बीच निफ्टी हर निशान में करीब 796.7 पर करीब 5 अंकों पर कारोबार कर रहा है। खैर, अब थोड़ा सा विषय को चेंज करते हैं और एक और स्टॉक पे थोड़ा ध्यान देते हैं, और वो स्टॉक है आपके बजट वाला स्टॉक। शेयर आपके बजट में है। सीधे चलते हैं न्यूज रूम और जानते हैं सुमित से आज का शेयर कौन सा। सुमित बताइए। शुक्रिया वीरेंद्र। आज जिस कंपनी को चुना गया वो पाइप स्पेस से है। वैसे भी ये स्पेस जो है 2 दिन से लगातार बजिंग है। प्रकाश इंडस्ट्रीज को चुना गया है। कंपनी के नंबर्स के ऊपर नजर डालें तो पिछली तिमाही में कंपनी ने एक अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे सिक्वेंशियल बेसिस पर। ऑपरेटिंग फ्रंट पे भी नंबर्स अच्छे आए थे और जिस तरह से इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी ईज आउट कर रही है वो हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड यानी Q4 तक भी उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। इंटरेस्ट कॉस्ट तो ईज आउट कर ही रही है कंपनी, साथ साथ अदर इनकम में कमी आई थी, उसके बावजूद भी कंपनी के नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिले थे। यानी कि ऑपरेशनल फ्रंट पे जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा काफी तक इंप्रूव होते हुए दिखाई पड़ रही है। इसको चुनने की वजह पहली चीज तो वैल्यूएशन है। महज 2 के मल्टीपल पे शेयर मिला, जबकि FY16 का अनुमानित EPS करीब 18 रुपए के आसपास की है। तो वैल्यूएशन वाइज एक अच्छी वैल्यू पे शेयर अवेलेबल है। दूसरा, करीब 71% ये बुक वैल्यू से भी नीचे कामकाज कर रहा है। तो अगर देखें तो जो टारगेट्स हैं वो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन हाँ 55 रुपए के टारगेट्स के लिए फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रेफर किया गया। उनका मानना है कि नियर टर्म में जिस तरह की इसके ऊपर जो भी दिक्कतें हैं वो एटलीस्ट ईज आउट हो रही हैं और ऑपरेशनल फ्रंट पे परफॉर्मेंस ठीक होना कंपनी गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छे आंकड़े आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। 55 रुपए टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। चलिए, नजर रखिएगा इस काउंटर पर। इस बीच हमारे साथ अब पंकज पांडे जुड़े हैं ICICI सिक्योरिटीज से, उनसे बात करते हैं। पंकज, मॉर्निंग टू यू, प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। पंकज, मार्केट पर व्यू क्या है आपका इस समय? अगर आप बाजार देखेंगे अभी इस समय 20 के मल्टीपल पर चल रहा है। पिछले 3 साल में अगर आप देखेंगे अर्निंग्स काफी फ्लैट रहे हैं, बिटवीन 1365 to 1311 काइंड ऑफ अ रेंज। जो हम उम्मीद करते हैं कि सिंस कमोडिटीज थोड़ा स्टेबलाइज होना चालू हो गए हैं तो करीब 18 से 20% की ग्रोथ अगले 1 साल में पॉसिबल हो गया है। इसीलिए हमें लगता है कि बाजार करीब 8500 लेवल्स तक जा सकता है एंड यही हमारा 1 साल का टारगेट है। देखिए पंकज, एग्जैक्टली जो ये अब तक का अर्निंग सीजन रहा
इसमें से सबसे पॉजिटिव आपको क्या लगा? आई मीन ऑयल गैस स्पेस पे अगर आप देखें, रिलायंस अपने नतीजे कोट कर चुका है, पूरा का पूरा लार्ज कैप आईटी अपने फिगर्स कोट कर चुका है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर आप देखें बहुत सारे बड़े नतीजे आए हैं। सबसे पॉजिटिव क्या लग रहा है आपको इस वक्त इस पूरे अर्निंग सीजन में? सो लार्जली अगर आप देखेंगे, जैसे कल कुछ नतीजे हैं, जैसे रैलिस इंडिया अगर आप देखें FY16 में करीब 12% का टॉप लाइन डी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एंड बॉटम लाइन पे करीब 18% का डी ग्रोथ। अगर आप देखेंगे रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं एंड एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मॉनसून अच्छा पैन आउट होता इस साल और अगले साल तो ये स्टॉक्स जिनमें काफ़ी करेक्शन आया करीब 25 से 27% का पिछले एक साल में, आई थिंक ये अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो आई थिंक अगेन स्टॉक स्पेसिफिक है लार्जली। अगर आप टियर 1 या लार्ज कैप से देखें तो रिजल्ट्स लार्जली इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन है। जो हम पूरी 200 कंपनियां कवर करते हैं वहां पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि करीब टॉप लाइन डी ग्रोथ 4% का होगा एंड सिमिलर बॉटम लाइन डी ग्रोथ होगा। बट अगर आप कमोडिटी हैवी सेक्टर्स को हटा देते हैं तो इस क्वार्टर में अगर आप ओवरऑल देखेंगे करीब 8% का टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है एंड 16% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। तो यूजर्स ऑफ कमोडिटीज या बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट कैपेक्स, आई थिंक ये सब सेक्टर्स एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल साइड, आई थिंक ये सारे सेक्टर्स अच्छा करने की उम्मीद है। बिल्कुल। चलिए हेमंत, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मार्केटर के दौरान ही हुई थी। बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एफएमसीजी कंपनीज को अच्छी खासी धमकी दे दी उन्होंने कि कोलगेट का गेट बंद हो जाएगा, कुछ कंपनीज को शीर्षासन करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। बट एफएमसीजी स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस समय हेमंत? देखिए मीर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी न्यूज मेरे हिसाब से HUL और ITC दोनों साइडवेज से बेरिश रहने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि ओवरऑल FMCG में उतने रोल ओवर्स नहीं हो पा रहे हैं उतने। बट इट इज मेरे ख्याल से ये नेचुरल है मार्केट के लिए। मार्केट हाई बीटा स्पेसिस को फेवर कर रहा है क्योंकि ट्रेडिंग पोजीशंस वहीं बन रही हैं। तो HUL बहुत ज्यादा चांसेस है 910 से 850 के बीच में साइडवेज रह जाए। और ITC भी अगर आप देखिए 305 310 पे बहुत सपोर्ट है और 330 पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ले रहा है। आप कोलगेट ले लीजिए 855-60 पे रेजिस्टेंस, 815 पे बेस बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से साइडवेज रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं FMCG काउंटर्स में। तो एज ट्रेडर्स इसमें मुझे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लग रहा है इस फील्ड में जो बहुत अच्छा रिटर्न दे पाए। तो बेटर है इनको अवॉइड करिए या साइडवेज रहने दीजिए। पंकज, आपने सुना इनफैक्ट ये हेमंत का आउटलुक, हालांकि ये एक सीरीज के प्रोस्पेक्टिव से था, लेकिन जो सीरियस चैलेंज पतंजलि ने पोस्ट किए हैं और देखिए जहां जहां बड़े बड़े ब्रांड्स थे, लाइक कोलगेट को उन्होंने चैलेंज किया है, उन्होंने मैगी को चैलेंज किया, मैगी का काफी बड़ा मार्केट शेयर उन्होंने खा लिया। उसके बाद उन्होंने एक नया डिवीजन क्रिएट किया। देखिए करीब करीब 1380 करोड़ रुपए का उन्होंने रेवेन्यू पोस्ट करा है आपका घी के कारोबार में। यानी उन्होंने डिफरेंट कुछ सेगमेंट्स भी क्रिएट करे हैं और एग्जिस्टिंग सेगमेंट्स जो थे, हिस्टोरिकल सेगमेंट्स जिनकी बहुत स्ट्रांग प्रेजेंस थी, उनका मार्केट शेयर भी खाया है। आपका इस वक्त आउटलुक क्या है FMCG पर? तो वॉल्यूम ग्रोथ करीब 2 से 6% के आने की उम्मीद है एंड ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ सिंगल डिजिट में होगी एंड बॉटम लाइन भी करीब सिंगल डिजिट में होगी। बट देखने वाली बात यह है कि अगर अगले 2 साल मॉनसून काफी अच्छा निकल के आता है तो वॉल्यूम ग्रोथ जो अभी मिड सिंगल डिजिट में है ये डबल डिजिट के पास में जा सकता है। एक चीज और देखने वाली बात यह है कि पिछले 2-3 साल में कंपनीज ने प्राइस हाइक नहीं लिया है एंड आई थिंक ये प्राइस हाइक लेते हैं तो ओवरऑल जो ग्रोथ है वो डबल डिजिट में पैन आउट हो सकती है फॉर नंबर ऑफ FMCG प्लेयर्स। स्पेशली Q2 नेक्स्ट ईयर का काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी FMCG स्टॉक्स डिस्पाइट बीइंग एक्सपेंसिव, आई थिंक फ्रॉम इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव कंस्ट्रक्टिवली देखना चालू करना चाहिए। बिल्कुल। चलिए गौरांग, शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मिड कैप के कुछ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स देख लेते हैं। टाटा एलेक्स है करीब 2.5% ऊपर, बायोकॉन आधे % ऊपर है, रैमको करीब 1% ऊपर है, केन इंडिया और एक काउंटर है जो कि इस समय करीब 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाकी जो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं इनको देख लेते हैं। इसमें L&T फाइनेंस है जो कि 2% ऊपर है, सन फार्मा एडवांस्ड करीब 2% ऊपर, राजेश एक्सपोर्ट्स ये 0.25% ऊपर है, NCC, वोल्टास, इप्का, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और BEL ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जो कि करीब 1 से 1.25% की तेजी इस समय दिखा रहे हैं। आरकॉम और एक काउंटर है जो कि करीब 1%
ऊपर है। विद इन द मिड कैप, पंकज आपका सेक्टोरल अगर हम एक व्यू लें, कन्विक्शन लेवल सबसे ज्यादा कहां पर है जहां पर आपने सबसे ज्यादा फ्रेश एडिशन करने की सलाह दी हो पोर्टफोलियो में? अगर आप स्टॉक्स के हिसाब से बात करें तो कुछ स्टॉक्स जहाँ पे हम कंस्ट्रक्टिवली काफ़ी हम लोगों ने रेकमेंड किया है, हम पॉजिटिव हैं, उनमें स्टॉक्स होंगे जैसे NBCC जो कि गवर्नमेंट कैपेक्स का बेनिफिशियरी हो सकता है। लास्ट 1 ईयर में काफ़ी अर्निंग्स होता है। कंजम्पशन साइड में अगर आप PVR आइनॉक्स देखेंगे तो ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। एग्री साइड में अगर आप देखते हैं तो M&M, रैलिस जैसे मैंने बात किया, ये सब स्टॉक्स। फार्मा में अगेन आप सिंजीन जैसे स्टॉक्स देख सकते हैं जिसका रिजल्ट अच्छा था एंड थोड़ा निश प्लेयर है विद इन द ओवरऑल फार्मा स्पेस। एंड इन एडिशन टू दैट बैंकिंग में अगर आप बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व ये थोड़े स्टैंड आउट करते हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट बिजनेस मॉडल कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बैंकिंग पैक। चलिए इस पे जरा एक बार फिर से लौटते हैं कुछ छोटे स्टॉक्स पे।